हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। आज स्टार्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का। जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का जो राजनीतिक शास्त्र या फिर हम कह सकते हैं नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस, उसके सिलेबस की जानकारी देंगे आपको। उसके जो पाठ्यक्रम हैं नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक शास्त्र का, उसके सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। हमें किस किस टॉपिक को कवर करना चाहिए, किस किस चीज़ को पढ़ना चाहिए और किस किस चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जो हमें सही रणनीति और सही जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि हमारी एक सीमा बन जाती है, ताकि हम उस सीमा से बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर जाना बेफजूल है, बेकार है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, इसमें देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो हमारे दिए हुए हैं, हमें टोटल सिद्धांतों का जो हमें ज्ञान होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत है, सभी की जानकारी होनी चाहिए। राजनीतिक शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए, परिभाषा याद होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और उसकी प्रकृति कितनी है, क्या प्रकृति है, ठीक है, उसका स्वरूप क्या है, ये हमें बिल्कुल पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय क्षेत्र की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसका विषय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ से कहाँ तक हमें इसको कवर करना चाहिए, बहुत ही अच्छी इसके लिए, ठीक है। अब आगे देखें दोस्तों, एवं अवधारणाएं। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें याद करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे जीवन से रिलेटेड है, जो हम करते हैं, जो हम एक सामाजिक तौर तरीके सीखते हैं, किसी नियम कानून का पालन करते हैं, बस उसी की बेसिक समझ होनी चाहिए। कैसे हम उनका पालन करते हैं, क्यों करते हैं, बस इन्हीं चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में संप्रभुता, बहुत अच्छा से आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कानून एवं दंड के सिद्धांत, देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है टॉपिक, कानून एवं दंड के सिद्धांत। हम अगर किसी देखिए दोस्तों, समाज में रहना और सामाजिक कारणों को निभाना, उन्हें पालन करना और सभी का सम्मान करना, ये सब समाज के ही सिद्धांत हैं। अगर हम किसी चीज़ को, किसी प्राणी को, किसी पशु को या किसी सार्वजनिक स्थान को क्षति पहुंचाते हैं, तो वो हम एक गलती करते हैं, जानबूझ के गलती करते हैं। अनजाने में हुई गलती तो एक बात अलग है, लेकिन हम अगर जानबूझ के गलती करते हैं तो उसका हम दंड भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इसी के लिए हमें कौन सी गलती की है और हमें क्या दंड है, उसके बारे में जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है और क्या इसका प्रयोग है, क्यों है। स्वतंत्रता की पूरी जानकारी, अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। समानता, ठीक है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये कुल मिला के दोनों अधिकार हैं, स्वतंत्रता और समानता के। इनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे क्या है, किस किस चीज़ में हम स्वतंत्र हैं, और समानता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद में टॉपिक आता है नागरिकता का। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिकता कब मिल सकती है, कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है या विदेश का नागरिक हो सकता है, कब उसे नागरिकता मिल जाती है, इस टॉपिक पे। इसके बाद में देखिए प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र। प्रजातंत्र क्या है और अधिनायक तंत्र क्या है, इसकी बहुत ही बेसिक लेवल से जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद में राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, ठीक है, इनकी भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। राजनीतिक, व्यक्ति और उदारवाद। उसके बाद में फासीवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद। देखिए ये कई वाद हैं, इनकी तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए। किसने दिया, क्यों दिया, क्या राजनीतिकवाद होता है, क्या व्यक्तिवाद होता है, इस चीज़ की बहुत बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इसमें परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, राजनीतिक दार्शनिक हैं हमारे, जो भी राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं,
जिनका मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे बदलाव किए या जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए, उनमें उनका नाम जो है विख्यात है आज दुनिया भर में। तो उनके जो है नाम, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले प्लूटो बहुत पुराने और सबसे अच्छे राजनीतिक रहे हैं, दार्शनिक। उसके बाद में देखिए अरस्तु हैं, अरस्तु के बारे में पूरी जानकारी, और हॉक्स लॉक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हॉक्स लॉक कौन थे, ठीक है, उनका राजनीतिक दार्शनिक में क्या उनकी अभिप्रेरणा रही है, क्या उन्होंने कार्य किए, उनकी दक्षता क्या थी, वगैरह वगैरह की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। रूसो के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, वेंथम और J.A. मिल के बारे में, ठीक है। J.A. मिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंथम भी, और कार्ल मार्क्स जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और महाराज मनु हैं, चाणक्य हैं जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, और महात्मा गांधी जी, ठीक है। इनके बारे में आपको बहुत ही बेसिक से, ये हमारे दार्शनिक रहे हैं राजनीतिक शास्त्र के, आपको इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए शासन एवं राजनीति टॉपिक है। इसके बारे में देखिए आपको शासन कैसे चलता है, राजनीति क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। भारतीय संदर्भ में संविधान, ठीक है, और भारतीय संदर्भ में संविधान हमारे संविधान के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी, उसका वर्गीकरण क्या है, परिभाषा क्या है, सरकार के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। संसदात्मक एवं अध्यात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के अंग, ठीक है, ये आपको इनके बारे में बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। आपको सरकार के प्रकार हैं, ठीक है, और ये है संघात्मक एवं अध्यात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक, ये सरकार के अंग हैं। आप इन्हें सरकार के प्रकार मान सकते हैं। संसदात्मक सरकार कौन सी होती है, अध्यात्मक कौन सी होती है, एकात्मक और संघात्मक कौन कौन सी सरकार होती हैं। है तो ये एक ही सरकार, लेकिन इन्हें किस किस क्षेत्र में कब कब इन्हें पुकारा जाता है नाम से, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सरकार के अंग देखेंगे, सरकार के अंग कितने अंग हैं सरकार के, हम जानते हैं सरकार के केवल 3 अंग हैं। ये सरकार के अंग हैं, जो भी सरकार के अंग हैं, एक तो व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है, और एक न्यायपालिका। सरकार के 3 ही अंग हैं, सरकार के केवल 3 अंग हैं। उन तीनों अंगों के आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर तैयारी होनी चाहिए। सरकार के तीनों अंगों की, कार्यपालिका का क्या काम है, व्यवस्थापिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है, उनके प्रमुख कौन होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब संविधान में देखिए निर्वाचन प्रणाली में क्या है, निर्वाचन कैसे होता है, हमारे देश का निर्वाचन प्रणाली पद्धति कैसे काम करती है, चुनाव आयोग कौन है, ठीक है, उसका काम क्या है, चुनाव आयोग किसे कहते हैं, इसके बारे में उसकी जो अधिकार और उसके जो कार्य क्षेत्र हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। चुनाव सुधार क्या है, कैसे चुनाव में सुधार किया जा सकता है, ताकि जो है देश का इतना पैसा और जो समय है वो बर्बाद ना हो, इसके बारे में भी आपको समझ होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल, जो भारतीय राजनीतिक दल हैं और स्टेट लेवल पर जो राजनीतिक दल हैं, कुछ होते हैं राजनीतिक दल, एक तो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, एक राज्य स्तर के होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं, और राज्य की पार्टी कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन पार्टियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राजनीतिक प्रणाली देखिए दोस्तों, कुल मिला के शब्द वही लौट फिर के कुछ आ रहे हैं, लेकिन सबका आपको लग रहा होगा लेकिन कि ये वही शब्द आ रहे हैं, लेकिन उनका सबका मतलब अलग है, सबके अलग अलग कार्य हैं, इसी वजह से ये सिलेबस में रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए भारतीय राजनीतिक प्रणाली में आप को याद करना है, समझना है उन व्यक्तियों को, महान नेताओं को, जिन्होंने क्रांतियाँ की, जिन्होंने आंदोलन किए हमारे देश को आज़ाद कराने में, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले नंबर पे हैं गोखले, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं, और आगे हैं नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और जिन्ना।
ठीक है। इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, इन्होंने किस तरह आंदोलन किए, इनका क्या क्या रोल रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में, और क्या क्या खामियां थी। ठीक है, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये हैं एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। इनका देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या क्या योगदान रहा, किस प्रकार उन्होंने अपना योगदान दिया हमारे देश को आज़ाद कराने में, और क्या क्या उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहीं संविधान के प्रति वगैरह वगैरह। उनके मतलब इनके सभी के जो भी नाम हैं, उनके सभी के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी, हाई लेवल पे भी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, ताकि बच्चों को आपको पढ़ाना है, समझाना है, तो थोड़ी सी एडवांस लेवल की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लेवल की। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले उसकी मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान की हमारी मुख्य विशेषताएं क्या विशेषताएं रही हैं। ठीक है, और उसके बाद में मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति बहुत महत्वपूर्ण है। और निर्देशक तत्व, जो हमारे सरकार निर्देशक तत्व हैं, संघ सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद व सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता। आपको इन पूरे सभी टॉपिकों को बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार करना है, बहुत ही अच्छे लेवल से। हालांकि आपको हो सकता है इसके बारे में जानकारी अच्छी खासी हो, लेकिन आपको क्या है, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्योंकि जब नौकरी ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, तो भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी हाई लेवल के पूछे जाएंगे। आपको एक टीचर बनना है, और टीचर बनने के लिए मेरे हिसाब से कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छे ढंग से करनी है। आप आज शॉर्टकट लेते हो, लेने के बाद आपकी नौकरी तो लग जाएगी, कैसे करके आप लगा लोगे, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ा पाओगे, बच्चों की नज़रों में कैसे अच्छे टीचर बन पाओगे, उसके लिए अब तो आपको भाई तैयारी करनी पड़ेगी। भले से आज ना मिले, आप अभी से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे आप एडवांस तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य सरकार के क्या काम होते हैं। राज्य सरकार में देखिए सबसे पहले राज्यपाल आता है, लेकिन राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ जो मुख्यमंत्री में निहित हैं। इस वजह से जो राज्य सरकार का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री को माना जाता है। लेकिन राज्य जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। आपको बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, राज्यपाल को पढ़ना है, मुख्यमंत्री को पढ़ना है, उनके कार्य, अधिकार और जो उनकी शक्तियां हैं वो, केंद्र एवं राज्य संबंध क्या हैं। देखिए केंद्र के और राज्य के संबंध किस प्रकार होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए जिला प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जिला अधिकारी कौन होता है, कैसे काम करता है, किसके अंडर में रह के काम करता है, उसे किसके नियमों का पालन करना पड़ता है। लोकतांत्रिक एवं विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, देखिए इन आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज़्यादातर देश का जो सिस्टम है वो पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से भाई पंचायती राज के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आप चलते हैं भारतीय लोकतंत्र की कुश्तारी और भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, ये इन चीज़ों की भी आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये सिलेबस के आधार पर ही है। राजनीतिक दल, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, और मैंने पीछे भी बता दिया है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के हैं और एक राज्य स्तर के हैं। कौन कौन से राज्य स्तर के हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, और उनके चुनाव चिन्ह क्या हैं। ठीक है, और वो पार्टी कब बनी, इस बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या क्या है।
ठीक है। और राजनीतिक दल एवं दबाव समूह कैसे काम करता है, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में कैसे काम करता है वगैरह वगैरह की आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय प्रशासन की आपको नौकरशाही की आपको जानकारी होनी चाहिए। और अम्बुड्समैन, ये सॉरी हमें मैन है, अम्बुड्समैन है ये, अम्बुड्समैन, ठीक है, ये एन है, अम्बुड्समैन की आपको जानकारी होनी चाहिए। लोकपाल एवं लोकायुक्त बहुत महत्वपूर्ण है। लोकपाल एवं लोकायुक्त, जिस प्रकार केंद्र में लोकपाल होता है उसी प्रकार राज्य में लोकायुक्त होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं और राज्य में राज्यपाल होते हैं, उसी प्रकार केंद्र में लोकपाल एवं राज्य में लोकायुक्त होते हैं। उनकी आपको उनके अधिकार, उनके कार्य और उनका जो अधिकार कार्य क्षेत्र है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अंत में आपके जो टॉपिक बचा है वो भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, कैसे हमारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में रह के काम करता है, क्या है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ज़्यादातर विश्व की तो कुछ खास जानकारी नहीं है, केवल इसमें मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ ये आपको पढ़ना है, कैसे काम करना है, उसके बारे में और कुछ नहीं है। और इसमें केवल भारतीय लेवल पे ही जो क्वेश्चन है वही हैं और एडवांस कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छा है सिलेबस, और इस सिलेबस को मैं, अगर आप ये सिलेबस आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जाके अबाउट में जाके, चैनल के अबाउट में जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जल्द इसको सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस इस को करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।